ना लिंकेज मैप के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। लिंकेज मैप क्या होता है? लिंकेज मैप इज अ मैप ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन लिंकेज एनालिसिस। लिंकेज एनालिसिस के आधार पर यदि आप कोई डेटा जो आपको मिलता है लिंकेज एनालिसिस के बाद, उस डेटा को यदि आप मैप के रूप में प्लॉट करते हो, मैप के रूप में डिस्प्ले करते हो, तो उसे हम लिंकेज मैप कहते हैं। वास्तव में ये मैप ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम है, मतलब किसी क्रोमोसोम पर जीन्स कहाँ कहाँ स्थित है उसको हम लिंकेज, उसको यदि हम मैप के रूप में एस्टेब्लिश करेंगे, मैप के रूप में यदि डिस्प्ले करेंगे, तो उसे लिंकेज मैप कहते हैं। Now, linkage analysis is a genetic method that searches for chromosomal segment that are transmitted together. अब लिंकेज एनालिसिस क्या है? लिंकेज एनालिसिस वो एनालिसिस है, ये एक जेनेटिक मेथड होता है जिस मेथड के द्वारा या जिस एनालिसिस के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि कौन से क्रोमोसोम एक साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, कौन से क्रोमोसोम सेगमेंट या कौन से जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। ह्यूमन बीइंग में ये फैमिलीज को ऑब्जर्व करके होता है कि पहली जनरेशन में ये जीन्स एक साथ थे, अगली जनरेशन में वो जीन्स एक साथ गए या नहीं गए, उसकी अगली जनरेशन में एक साथ गए या नहीं गए, या गए तो नए रिकॉम्बिनेशंस बने तो कितने परसेंट बने। इस तरह का एनालिसिस जब किया जाता है तो उसको हम जेनेटिक एनालिसिस कहते हैं, और इसी के आधार पर लिंकेज मैप तैयार किया जाता है। जनरली रिसर्च पर्पज से जो शुरू में लिंकेज मैप बनाया गया था मॉर्गन के द्वारा, वो ड्रोसोफिला पर था। ड्रोसोफिला की जनरेशन बहुत जल्दी जल्दी निपटती है ना, ह्यूमन बीइंग की तो 60-70 साल, 50 साल, 40 साल की जनरेशन्स होती हैं, लेकिन इसमें ड्रोसोफिला में तो कुछ दिनों की, 1-1.5 महीने 2 महीने में नई जनरेशन आ जाती है, तो ऑब्जर्व करना आसान होता है। इसलिए जेनेटिक स्टडीज जनरली हम लोग किस पे करते हैं? ड्रोसोफिला पे करते हैं। वैसे ह्यूमन बीइंग में भी ये लिंकेज एनालिसिस किया जाता है, खासकर जो जेनेटिक डिसीजेज होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है अगले जनरेशन में आने की, इसको फॉलो करने के लिए, इसको पता करने के लिए जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है ना। लिंकेज मैप की बात यदि हम करें तो लिंकेज मैप उस तरह का मैप नहीं होता है जैसे हम लोग फिजिकल मैप देखते हैं, जैसे भारत का नक्शा देखते हैं या दुनिया का नक्शा देखते हैं। हमको पता होता है कि ये प्लेस कितने लैटिट्यूड पे है, कितने लॉन्जिट्यूड पे है ना। तो वैसा एग्जैक्ट प्लेस इसमें नहीं पता होता है लिंकेज मैप में। दिस इज नॉट अ लिंकेज मैप डज नॉट शो द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। दो जीन्स के बीच में कितनी सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर का डिस्टेंस है, ये भी नहीं बताता है ये मैप, बट रदर देयर रिलेटिव पोजीशंस। इस मैप से हमको क्या पता चलता है कि कौन सा जीन कहाँ स्थित है। यदि ए बी सी 3 जीन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए जीन, बी जीन और सी जीन, तो हम लिंकेज एनालिसिस करके यही समझ में आ जाएगा हमें कि बी जीन जो है वो ए और सी के बीच में स्थित है, या सी जीन ए और बी के बीच में स्थित है, या ए और सी दोनों किनारे पे है, या ए और सी ज़्यादा दूर स्थित है बजाय के बी और सी के। तो इस तरह की रिलेटिव पोजीशंस हमें पता चलती हैं लिंकेज मैप से। अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते कि वो 2 मिलीमीटर दूर है ए और बी जीन्स, या 3 मिलीमीटर दूर है, या इतना नैनोमीटर दूर है, ये नहीं कह सकते आप। ठीक है। जनरली क्लोजर टू जीन्स आर द मोर ऑफन दे विल इनहेरिट टुगेदर। ये तो हम लोगों ने लिंकेज में भी पढ़ा था कि जीन्स जितने पास पास एक दूसरे के रहेंगे वो एक साथ ट्रांसमिट होंगे, लिंक्ड होंगे, और रिकॉम्बिनेशंस नहीं होंगे। और लिंकेज डिस्टेंस जो हम ये रिलेटिव डिस्टेंस जो हम ये लिंकेज मैप में नापते हैं, उसका एक कहना चाहिए कि इकाई है ना, उसे क्या कहते हैं? सेंटी मॉर्गन कहते हैं। चूंकि मॉर्गन ने इसको सबसे पहले बनाया था इस मैप को, इसलिए उनके नाम के अनुसार उनको सेंटी मॉर्गन कहते हैं। जैसे सेंटीमीटर होता है, सेंटी और दूसरे इकाई होते हैं चीज़ों को नापने के लिए, तो यहाँ लिंकेज मैप में दो जीन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? सेंटी मॉर्गन कहते हैं। और ये लिंकेज मैप बनता कैसे है, बनाते कैसे हैं हम? लिंकेज मैप आधारित रहता है किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन 2 कंसर्न जीन्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम।
किसी होमोलोगस क्रोमोसोम पर 2 जीन स्थित है, उन दोनों जीन में कितना क्रॉसिंग ओवर हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में उन दोनों जीन के लिए, उसकी संख्या के आधार पर, रिकॉम्बिनेशन की संख्या के आधार पे हम लिंकेज मैप बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं आगे हम देखेंगे। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन 2 जेनेटिक मार्कर द फार्दर अपार्ट दे आर अज्यूम्ड टू बी। यदि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार क्रॉसिंग ओवर हुआ, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना दूर वो जीन स्थित हैं, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी नज़दीक वो स्थित है। जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी रिकॉम्बिनेशन की, लिंकेज उतना मजबूत है, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रिकॉम्बिनेशन की, लिंकेज उतना कम मजबूत है, या उतने ज़्यादा लिंकेज उतने जोर से लिंक्ड नहीं है वो जीन्स। तो इस तरह से ये बेसिक चीजें थी लिंकेज मैप के बारे में जो आपको जानना चाहिए। ना हाउ मैप इज कंस्ट्रक्टेड, कैसे लिंकेज मैप बनाते हैं हम। लिंकेज मैप फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन के आधार पर बनाते हैं। 2 जीन के बीच में कितनी बार रिकॉम्बिनेशन होता है, उसका रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज कितना है, क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज कितना है, इसके आधार पे हम मैप बनाते हैं और उसको हम लिंकेज मैप कहते हैं ना। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, ये 2 जीन्स के बीच में ये रिलेटिव डिस्टेंस को डिसाइड करती है। दोनों जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूर स्थित है, नज़दीक स्थित है, ये हमको पता चलता है और उस आधार पे मैप बनता जाता है ना। मान लो हमने 2 जीन लिए ड्रोसोफिला में, मान लो आप ड्रोसोफिला को ले रहे हैं अपने लिंकेज मैप बनाने की स्टडी के लिए, आपने ड्रोसोफिला चूज किया और ड्रोसोफिला में आपने 2 जीन्स लिए। जीन्स मतलब हम कैरेक्टर फिनोटाइप, क्योंकि हमको बाहर से तो फिनोटाइप देख के ही पता चलेगा कि वो जीन्स ड्रोसोफिला में है या नहीं। फिनोटाइप मतलब कैरेक्टर, जैसे रेड आई एक कैरेक्टर होता है तो हम कहेंगे कि रेड आई के जीन्स इस ड्रोसोफिला में है। पर्पल आई एक कैरेक्टर होता है तो हम बोलेंगे इसमें रेड आई के जीन्स नहीं है, पर्पल आई के जीन्स है। ठीक है, तो हम फिनोटाइप देख के ही पता करते हैं कि कौन से जीन्स हैं। तो हमने 2 कैरेक्टर लिए, एक रेड आई कलर का लिया और एक विंग का लिया, मतलब पंख की लंबाई का लिया। ये 2 जीन्स हमने लिया। द पर्पल जीन विथ अ डोमिनेंट पीआर एलील दैट स्पेसिफाइज नॉर्मल रेड आईज, है ना। ये पीआर एक जीन हमने मान लिया, पीआर स्टार जीन, जो लाल आंखों के लिए होता है। मतलब यदि ये पीआर जीन है तो उस फ्लाई में आंखें कैसी होगी, आंखों का कलर रेड होगा, जो नॉर्मल है। जनरली अधिकतर ड्रोसोफिला में आंखें जो होती हैं रेड कलर की होती हैं। और उसी का एक रिसेसिव जीन है पीआर, देखो इसमें स्टार नहीं है, तो ये पीआर जो है ये रिसेसिव है। और यदि पीआर स्टार जीन नहीं है, डोमिनेंट जीन नहीं है और खाली पीआर जीन है, तो आई कलर कैसा होगा, पर्पल होगा। ठीक, तो पीआर स्टार डोमिनेंट है, पीआर रिसेसिव है, पीआर स्टार रेड कलर ऑफ आई प्रोड्यूस करता है एंड पीआर ओनली ये पर्पल कलर ऑफ आई प्रोड्यूस करता है। दूसरा जीन हमने लिया वेस्टिजियल जीन एंड वेस्टिजियल विंग के लिए, नॉर्मल विंग और वेस्टिजियल विंग के लिए दूसरा जीन हमने कंसीडर किया। नॉर्मल विंग अगेन वीजी स्टार, ठीक है, और खाली वीजी है तो ये रिसेसिव जीन है और ये वेस्टिजियल विंग प्रोड्यूस करेगा। वीजी स्टार नॉर्मल विंग प्रोड्यूस करेगा, वीजी ओनली है तो वो वेस्टिजियल विंग प्रोड्यूस करेगा। ये 2 कैरेक्टर हमने लिए मैप क्रिएट करने के लिए। कैसे क्रिएट होता है देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चूज करेंगे आपस में इंटरब्रीड करके प्योरली ऐसा फ्लाई जिसमें जो हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में रेड आई और नॉर्मल विंग ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपने प्योर होमोजाइगस रेड आइज और नॉर्मल विंग वाला फ्लाई चूज किया। ये देखिए पीआरवीजी पीआरवीजी, ठीक। अब ये पीआरवीजी स्टार वाला है ना, पीआरवीजी स्टार पीआरवीजी स्टार, दोनों में स्टार लगा है, मतलब आंखें कैसी होगी, रेड होगी, और विंग्स कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। और एक दूसरा फ्लाई आपने चूज किया, उसको भी इंटरब्रीड करके आपने देख लिया कि ये भी प्योर ब्रीड है। इसमें क्या है, पर्पल आई है और
वेस्टिजियल विंग है, विंग छोटे छोटे हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। तो ये खाली पीआरवीजी स्टार इसमें नहीं डला है, तो ये रिसेसिव हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन दोनों को ब्रीड किया, ये रिसेसिव वाले को और डोमिनेंट वाले को। तो अगला जो जनरेशन मिलेगा आपको मिक्स मिलेगा। ये देखिए ये मिक्स मिला, इसमें पीआर स्टार वीजी स्टार एक क्रोमोसोम पर है, दूसरे क्रोमोसोम पर क्या है, पीआर और वीजी। तो भाई डोमिनेंट जीन है आई कलर और विंग लेंथ के लिए, नॉर्मल विंग के लिए, तो फिनोटिपिकली तो हमको ये रेड कलर की आई और नॉर्मल विंग वाला एनिमल मिलेगा, पर वो कैरी कर रहा है दूसरा वाला रिसेसिव जीन भी। तो ये डबल हेट्रोजाइगोस जाइगोट मिला आपको, डबल हेट्रोजाइगोट बोलते हैं उसको, डबल हेट्रोजाइगोट इन विच वी नो विच एलील आर टुगेदर ऑन द क्रोमोसोम। ठीक, तो अब हमको पता है कि जो डोमिनेंट जीन है वो एक क्रोमोसोम पर है और रिसेसिव जीन जो है वो दूसरे क्रोमोसोम पे है, क्योंकि डोमिनेंट जीन हम जानते हैं कि इसमें लिंकेज है और इस पेरेंट से आया है, और रिसेसिव जीन इसमें है, इस पेरेंट से आया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, उसके बाद टेस्ट क्रॉस करेंगे। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, टेस्ट क्रॉस मैं बताई थी पहले वाले में, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, दो क्रॉस करते हैं जेनेटिक एनालिसिस के लिए। बैक क्रॉस का मतलब होता है ये जो F1 जनरेशन है, हेट्रोजाइगोट है, इसको आप किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस करेंगे तो बैक क्रॉस होता है, लेकिन आप डबल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करेंगे तो दैट इज टेस्ट क्रॉस होता है। समझ में आई बात ये, कि यदि आप F1 जनरेशन के इंडिविजुअल को ऐसे पेरेंट जो डबल रिसेसिव है, दोनों ही रिसेसिव जीन है उसमें, उससे यदि आप क्रॉस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो हम अगली जनरेशन में टेस्ट क्रॉस करेंगे और टेस्ट क्रॉस करने के बाद देखेंगे कि कितनी जनरेशन में जो डेटा हमको मिल रहे हैं आई कलर और विंग के लिए वो कैसे मिल रहे हैं। ये देखिए, ये टेस्ट क्रॉस किया हमने, ये आपका हेट्रोजाइगोट था, डबल हेट्रोजाइगोट, F1 जनरेशन वाली फीमेल ली उन्होंने, और मेल कौन सा लिया, डबल रिसेसिव पेरेंट, दोनों जीन रिसेसिव है। इन दोनों को क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद हमको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो इस तरह के मिलते हैं। ये देखिए, इसमें फीमेल जो है गैमेट्स बने 4 तरह के, एक क्रोमोसोम ये वाला है PR स्टार VG स्टार, ठीक है, एक एग ऐसा बना, दूसरा एग PR और VG वाला रिसेसिव वाला बना, तीसरे में रिकॉम्बिनेशन हो गया भाई, क्रॉसिंग ओवर हो गई, तीसरा गैमेट जो बना PR स्टार और VG, मतलब ये PR स्टार और VG, और अगला बनेगा PR एंड VG स्टार। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर हुआ इन दोनों में, तो जो है वो चेंज हो गया इनका कॉम्बिनेशन, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इस तरह के ये 4 एग बने, और आपको स्पर्म पता है कि तरह का बनेगा, PRVG, क्योंकि ये तो वैसा ही जीन है इनके में, इनमें और कोई जीन ही नहीं है, तो ये स्पर्म PRVG बन गया। अब कॉम्बिनेशन देखिए आपका, आपने कॉम्बिनेशन में देखा कि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, रेड और नॉर्मल विंग, रेड आई नॉर्मल विंग, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पर्पल आई और वेस्टिजियल विंग। नया कॉम्बिनेशन हमको कौन सा मिला, रेड आई एंड वेस्टिजियल विंग, ये दोनों पेरेंट में से किसी में भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमको F2 जनरेशन में मिला। और ये भी नया कॉम्बिनेशन मिला, पर्पल आई और लॉन्ग विंग, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन में नहीं था। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हमको क्रॉसिंग ओवर के कारण मिले। और जैसे कि हमने इनकम्प्लीट लिंकेज में देखा था बैटेसन एंड पुनेट के एक्सपेरिमेंट में, कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा आपको ज्यादा मिलते हैं और रिकॉम्बिनेशन वाले, नए कॉम्बिनेशन वाले कम मिलते हैं। तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले देखिए 1339 है, या ये वाला जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है रिसेसिव वाला 1195 इंडिविजुअल्स आपको मिले, लेकिन ये दोनों जो मिले वो 151 मिले और 154 मिले, मतलब रिकॉम्बिनेंट आपको कम मिले, पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा मिले। जितने भी फ्लाई ने जन्म लिया एग ले करने के बाद, उसको पूरी गिनती की उन्होंने कि कौन से पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले हैं, कौन से रिकॉम्बिनेशन वाले हैं, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर वाले हैं।
इस तरह से संख्या आपने निकाल ली। ना संख्या निकालने के बाद आप इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, जिसको हमको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी जो कैलकुलेट करते हैं वो परसेंटेज निकालते हैं एक्चुअली हम लोग। तो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज यहाँ पे कितना निकलेगा, 151 प्लस 154, ये टोटल रिकॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, तो कितना हुआ, ये 5, 10 के 0 और 2 और 1 3, 305 करीब ये रिकॉम्बिनेंट आएंगे, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन इतने आएंगे। ठीक है, तो जो हम निकालते हैं वो रिकॉम्बिनेशन, उसका फॉर्मूला इस तरह का है, ये देखिए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो हम निकालते हैं, रिकॉम्बिनेंट, आपके रिकॉम्बिनेंट कितने थे डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ स्प्रिंग। टोटल आपके ऑफ स्प्रिंग कितने निकले, कितने इंडिविजुअल्स ने जन्म लिया, इनटू 100। ये आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो देखिए 150 एंड 154 ये दोनों मिला के जो था वो रिकॉम्बिनेंट था, ये दोनों को जोड़ा आपने, भाई 305 वाट जो भी आया आपका, डिवाइडेड बाय 1339 पर 1195 ये, और 151 एंड 154 ये टोटल इंडिविजुअल्स जन्म लिए, रिकॉम्बिनेंट और बिना रिकॉम्बिनेंट दोनों मिला के। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल कम अबाउट 10.7%। ठीक, टोटल जितने रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल हैं डिवाइडेड बाय जितने इंडिविजुअल्स ने जन्म लिया वो इंडिविजुअल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसके लिए निकली, रेड आई, पर्पल आई, वेस्टिजियल जीन एंड लॉन्ग नॉर्मल जीन, या आप कह सकते हैं कि आई कलर और विंग लेंथ, ये दो जीन की आपने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाली। ये दो जीन कितने बार नए कॉम्बिनेशन बनाएंगे और कितने बार पेरेंटल कॉम्बिनेशन में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, वो जब आपने कैलकुलेट किया तो आप ये देख रहे हैं कि 10.7% चांसेस है इन जीन के रिकॉम्बिनेशन की, दैट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक, ऐसे ही आप दूसरे जीन्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। मान लो ए और बी जो हमने आई कलर और विंग का लेंथ लिया था, उसका आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। वैसे ही आप दूसरा जीन ले रहे हैं विंग वाला, और मान लो एंटीना के लेंथ वाला ले रहे हैं आप, उसका आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर एंटीना का लेंथ ले रहे हैं और लेग का लेंथ ले रहे हैं आप, उसका आपने इसी तरह से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया। तो यदि ए और बी जीन के बीच में आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया, लेट अस इट इज 13.2, बी और सी के बीच में कैलकुलेट किया इट इज 6.4, और ए और सी के बीच में कैलकुलेट किया सपोज इट इज 18.5। ठीक है, तो ये देखिए ए यहाँ है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 13.2, ये 13.2%, और बी और सी के बीच में 6.4, ए और सी 18.5, ए और सी 18.5। तो आप डिस्टेंस के आधार पे ये कह सकते हैं कि ए और सी के बीच में 18.5% का डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में कम है, 13.2 है, तो ये बी बीच में होना चाहिए ए और सी के, तभी तो 13.2 आएगा, और फिर ये ए और सी के बीच में 18.5 आएगा। तो यहाँ पर ए एक मार्कर जीन हो गया, और उसके आधार पे आपने बी की पोजीशन भी डिसाइड की और सी की पोजीशन भी डिसाइड की। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ए और सी दोनों किनारे पर हैं और बी उन दोनों के बीच में कहीं है। ए और बी का डिस्टेंस ज्यादा है, बी और सी का डिस्टेंस आपस में कम है, मतलब बी सी के ज्यादा नजदीक स्थित है, ए के ज्यादा नजदीक स्थित नहीं। ठीक, तो इसी तरह से कई सारे जीन्स को हम क्या करते हैं, मैप में पुट करते जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे, और एक मैप तैयार हो जाता है, जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप। कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट है, कौन सा जीन कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसकी नए कॉम्बिनेशन बनाने की, किस जीन में नए कॉम्बिनेशन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है। जो जीन जितने नज़दीक रहेंगे आपस में एक दूसरे के, उतना कम क्रॉसिंग ओवर होगा और उतने फास्ट वो लोग लिंक रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखना, यदि प्रीवियस वाली स्लाइड में आपको फिर से दिखाऊं,
13.2 ए और बी के बीच में 13.2 का डिस्टेंस है, इसको सेंटीमॉर्गन बोलते हैं, 13.2 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। और बी और सी के बीच में 6.4 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है। लेकिन यदि हम 13.2 और 6.4 को जोड़ें तो कितना आएगा? 13 और 6 19.6 आएगा, 19.6, ठीक है। ए और सी के बीच में 19.6 डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन वास्तव में हमको तो 18.5 डिस्टेंस मिला। एक्चुअली जब हमने जेनेटिक एनालिसिस किया, डेटा निकाला, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया, तो ये कम निकला, जबकि ए और बी और सी का हम जोड़ेंगे तो ज्यादा हो रहा है, 19.6 हो रहा है, 19.6 हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देयर में बी डबल क्रॉस, ठीक है। दो काइज़मा बन जाएंगी, तो फिर से ओरिजिनल जो कॉम्बिनेशन था वो रिस्टोर हो जाएगा। तो भाई रिकॉम्बिनेशन तो हुआ, लेकिन फिर से दोबारा ओरिजिनल कॉम्बिनेशन रिस्टोर हो गया, तो हमको तो पता ही नहीं चला कि रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्योंकि वो हम तो फिनोटाइप देख के पता कर रहे हैं, जीन्स देख के तो पता नहीं कर रहे हैं, है ना। फिनोटाइप हमको तो ओरिजिनल वाला दिख रहा है, क्योंकि दोबारा फिर रिकॉम्बिनेशन होके वो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन रिस्टोर हो गया, क्योंकि डबल काइज़मा बना। तो इस कारण से ये डिफरेंस हमें दिखाई देता है कि दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस यदि हम जोड़ें तो हो सकता है वो कम आता है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ी होती है डबल क्रॉसिंग ओवर के कारण। सबसे पहले मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का जेनेटिक लिंकेज मैप बनाया था, और ये लिंकेज मैप उन्होंने इस तरह का बनाया था। देखिए यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है। इन्होंने जो लिया था वो रिलेटिव पोजीशन ऑन सेकेंड ड्रोसोफिला क्रोमोसोम, सेकेंड क्रोमोसोम का ये मैप बनाया था। 4 क्रोमोसोम होते हैं ड्रोसोफिला में, तो दूसरे नंबर क्रोमोसोम का ये मैप उन्होंने बनाया था। यहाँ देखिए सबसे शुरुआत का जो कैरेक्टर उनको मिला था जिसमें फ्रिक्वेंसी सबसे कम थी 0.00, वो इन्होंने ये देखिए ये एंटीना का लेंथ लिया, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी ये कोई भी दो जीन ले लें, इसमें उनके बीच में फ्रिक्वेंसी, इन दोनों के बीच में फ्रिक्वेंसी, जबकि इसमें उन्होंने विंग की स्ट्रक्चर लिया है, विंग स्ट्रक्चर लिया है। देखिए वेस्टिजियल विंग, नॉर्मल विंग, 13 मिला उनको। एक दूसरा कैरेक्टर उन्होंने लिया बॉडी कलर का, या जो भी लेंथ ऑफ लेग लिया है, देखिए लेंथ ऑफ लेग लिया है, उसकी फ्रिक्वेंसी 31 थी। यहाँ पर उन्होंने बॉडी कलर लिया है ब्लैक एंड ग्रे, उसकी फ्रिक्वेंसी 48.5 थी। यहाँ पर उन्होंने आई कलर लिया है पर्पल एंड रेड, फ्रिक्वेंसी 15.5। तो ऐसे अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे उन्होंने 0 से लेकर 104.5 तक पूरा फ्रिक्वेंसी प्लॉट किया, और एक पूरा मैप बनाया कि कौन सा जीन कहाँ पे स्थित है, कौन सा जीन बीच में स्थित है, कौन सा जीन किस जीन से ज़्यादा दूरी पर स्थित है, कौन सा जीन आपस में नज़दीक नज़दीक स्थित है। ये पूरा मैप उन्होंने पहली बार बनाया था इस तरह का। तो इसे हम क्या कहते हैं? लिंकेज मैप बनाते कहते हैं। तो ये जीन्स की मैपिंग में मदद करता है, दैट्स ऑल।